हेलो स्टूडेंट्स, हम राजनीति विकास की अवधारणा का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने लुसियन पाई के द्वारा राजनीतिक विकास के जो प्रचलित अर्थ थे उनको अमान्य करते हुए अपनी अवधारणा का जो प्रतिपादन करते हुए बातें बताई, उसका अध्ययन कर रहे थे। जिसमें हमने देखा कि पहला जो है राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में, दूसरा औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में, तीसरा राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास, राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास, और पांचवा प्रशासनिक और वैधानिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। यहाँ तक हमने देखा इसकी जो लुसियन पाई ने किस तरह से इन अवधारणाओं को नकारा था। छठा हमारा पॉइंट है इसी में बहुसंख्यक जन समुदाय के योगदान के रूप में राजनीतिक विकास। यदि जनता अधिक से अधिक राजनीतिक कार्यों में भाग ले तो राजनीतिक विकास संभव है। यह धारणा राजनीतिक विकास की एक मानी जाती है। मताधिकार के विस्तार को सार्वजनिक सहभागिता के माध्यम से निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विकसित रूप समझा जाता है। पाई का कहना है कि ऐसे दृष्टिकोणों से भ्रष्टाचारी जन उत्तेजकों का प्रभाव बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि जन समुदाय की भागीदारी के रूप में जो राजनीतिक विकास की अवधारणा है, ये एकल अवधारणा रहेगी, क्योंकि मताधिकार का जैसे विस्तार होगा, लोगों का जो है राजनीतिक सहभागिता बढ़ेगी, और जो है निर्णय निर्माण जो की प्रक्रिया को विकसित तो होंगी, लेकिन इससे क्या होगा, जैसे लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल जाता है। क्या होता है कि जो आम जनता जो निरक्षर होती है, वो जनता के जो है नेताओं के जो भाषणों के बहकावे में आकर मूलभूत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दों के प्रति उनकी गहरी समझ नहीं होने के कारण जो है भ्रष्टाचारी जो है नेताओं को अवसर मिल जाता है। तो बहुसंख्यक जन समुदाय का अधिक सहभागिता ही राजनीतिक विकास नहीं है। सातवीं है लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ है लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवहारों की स्थापना, है ना। तो पाइका ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि विकास और लोकतंत्र को परस्पर आबद्ध और अभिन्न नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही भिन्न बातें हैं, है ना। मतलब विकास तो तानाशाही राज्यों में भी होता है, अधिनायकवादी राज्यों में भी होता है, तो केवल लोकतंत्र ही जो राजनीतिक विकास का कारण है ऐसा नहीं है। तो ये दोनों बातें भिन्न हैं। आठवां पॉइंट है स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तनों के रूप में राजनीतिक विकास। इस विचार के अनुसार विकास सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित है। यह दृष्टिकोण प्राय राजनीतिक स्थायित्व की धारणा पर केंद्रित है, जो कि उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित परिवर्तन की क्षमता पर निर्भर करता है। पाई का कहना है कि विकास से संबंधित इस दृष्टिकोण की मुख्य समस्या यह है कि कितनी व्यवस्था आवश्यक एवं अथवा वांछनीय है और किस उद्देश्य के लिए परिवर्तन निर्देशित होना चाहिए, है ना। यानी स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तनों के रूप में राजनीतिक विकास की जो अवधारणा को संबंध में पाई का कहना है कि विकास से संबंधित इस दृष्टिकोण की मुख्य समस्या यह है कि कितनी व्यवस्था आवश्यक और वांछनीय है और किस उद्देश्य के लिए परिवर्तन होने चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है विकास होना चाहिए, व्यवस्थित परिवर्तन होने चाहिए, किंतु हर बार ऐसा नहीं होता है ना। जो उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित परिवर्तन है वो जरूरी नहीं है कि वो राजनीतिक विकास को बढ़ावा ही दे, है ना। इसकी मात्रा इसका कितनी है ना, कितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तन को निर्देशित होना चाहिए। नवा है गतिशीलता और शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास। इस विचार के अनुसार हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस आधार पर कर सकते हैं कि वे अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग किस स्तर अथवा मात्रा में करती है। पाई का कहना है कि इस प्रकार की व्याख्या को लोकतंत्र की व्यवस्था पर ही लागू किया जा सकता है ना, यानी अन्य व्यवस्थाओं पर इसे लागू नहीं किया जा सकता।
10वां है सामाजिक परिवर्तन की बहुमितीय विमितीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास, है ना। तो राजनीतिक विकास किसी न किसी रूप में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के अन्य पहलुओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। विकास के अन्य रूपों में राजनीतिक विकास को पूर्ण रूप से अलग करने की कोशिश करना आवश्यक है और अनुपयुक्त है। तो पाई ने इस आधार पर इस विश्वास की प्रशंसा करता है कि यहाँ विकास एक दूसरे से संबंध है, विकास कार्य आधुनिकीकरण ही है। तो सामाजिक विकास की जो बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में जो है वो सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के अन्य पहलुओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो विकास के अन्य रूपों से राजनीतिक विकास को पूर्ण रूप से अलग करने की कोशिश करना आवश्यक है ना। तो इस तरह से पाई ने जो है इन सभी अपने समय में प्रचलित जो राजनीतिक विकास के बारे में जो अर्थ लगाए जाते थे उन सभी धारणाओं के बारे में खंडन करते हुए अपनी विचारधारा का क्रमिक जो है प्रतिपादन किया था। तो अब हम देखते हैं राजनीतिक विकास के लुसियन पाई की परिभाषा और विश्लेषण, है ना। तो लुसियन पाई राजनीतिक विकास की अवधारणा पर गहराई से विचार करने वाले विद्वान हैं। उनके अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ करते समय इसके निर्माणक तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है। उनके अनुसार हम राजनीतिक विकास को 3 स्तरों पर होने वाले विकासों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। पहला है संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में, है ना, कि इस दृष्टि से राजनीतिक विकास का अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था की जनता की प्रकृति में कोई मौलिक परिवर्तन हुए हैं या नहीं, है ना। जनता व्यवस्था में उदासीन है अथवा सहभागी, जनता नौकरशाही पर निर्भर है अथवा प्रशासन में सहभागी आदि। अगर किसी व्यवस्था की जनता में अभिवृद्धात्मक व व्यवहारिक परिवर्तन हो जाए तो इस आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से विकसित कहा जाएगा। दूसरा है शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर के संदर्भ में। शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर पर राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था की उस अभिवृद्धि क्षमता से लिया जाता है जिससे वह सार्वजनिक मामलों को अधिकाधिक अच्छी तरह से निष्पादन करने लगती है। इस दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था के विकसित होने का हमें पता लगाया जा सकता है। और क्या राजनीतिक व्यवस्था के मामलों को उचित प्रबंध कर सकती है, क्या राजनीतिक विवादों को नियंत्रित रख पाती है और क्या जनता की मांगों का उचित निपटारा कर पाती है। तो यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में कितनी क्षमता है लोगों की मांगों को, लोगों की जो है उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की कितनी उसमें क्षमता है, इस आधार पर जो है उसने बताया है। तीसरा है राजनीतिक संगठन के संदर्भ में। राजनीतिक संगठन के रूप में राजनीतिक विकास वाले राजनीतिक व्यवस्थाओं में 3 बातें पाई जाती हैं, है ना। पहला, संरचनात्मक विभेदीकरण बढ़ता है, संरचनाओं में बहुत अधिक प्रक्रियात्मक विशेषीकरण हो जाता है, सहभागी संस्थाओं और संगठनों में अधिकाधिक एकतामयी समन्वय स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के संगठन के संदर्भ में राजनीतिक विकास संरचनात्मक विभेदीकरण और कार्यात्मक विशेषीकरण का संकेतक है। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास से संबंधित 3 लक्षणों को समानता, क्षमता और विभेदीकरण कहा है ना। ये जो 3 स्तरों पर विकास उन्होंने परिभाषित किया है, इनको समानता, क्षमता और विभेदीकरण का है। वह उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक विकास के मार्ग पर अग्रसर मानता है जिससे जनता में समानता का सिद्धांत लागू हो, राजनीतिक व्यवस्था और सरकार की आने वाली मांगों, विवादों और राजनीतिक मामलों पर निष्पादन कार्य करने में समर्थ हो और इससे संबंधित संरचनाएं अलग अलग विशेषीकृत होते हुए भी समन्वय और सामंजस्य रखती हो, है ना। तो पहला उन्होंने बताया है राजनीतिक विकास के 3 लक्षणों में पहला है समानता, है ना। समानता का अर्थ है नागरिकों का सार्वजनिक तथा सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेना है जिससे नागरिकों में सक्रियता आ सके। समानता का दूसरा अर्थ कानूनों का
स्वरूप होना आवश्यक है जो राज्य के सब सदस्यों पर समान रूप से लागू होता है। और तीसरा अर्थ इसका यह लगाया जाता है कि राज्य के पदों के लिए भर्ती करते समय अथवा सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति करते समय योग्यता तथा कार्य संपादन का मापदंड लागू होना चाहिए। इन 3 स्तरों यानी कि 3 मापदंडों से यह जाना जा सकता है कि किसी देश में समानता का सिद्धांत कितना लागू हो सका है। आया समझ में? पहला तो कानून की दृष्टि में समानता हो, दूसरा यह है कि नागरिकों में जो है सामूहिक, सार्वजनिक और सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेने की जो है अवसरों की समानता हो, और तीसरा राज्य के विभिन्न पदों के भर्ती करते समय उनमें जो है समान मापदंड लागू होने चाहिए। तो इन 3 मापदंडों के आधार पर राजनीतिक विकास का जो समानता का जो लक्षण है जो है लुसियन पाई ने माना है। दूसरा है क्षमता। किसी राज्य तथा सरकार में आवश्यक कार्यों के संपादन की क्षमता कितनी है ना? ये इससे क्षमता का पता चलता है। पहला कि वो आवश्यक कार्यों को कितना क्षमता से संपन्न कर पाती है, दूसरा अर्थ सार्वजनिक नीति को लागू करने की कितनी क्षमता है, उसमें कुशलता है और योग्यता है, और तीसरा क्षमता का अर्थ है प्रशासन में विवेकपूर्ण धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का उत्पन्न करना। इन 3 मापदंडों के आधार से किसी व्यवस्था की क्षमता का हमें ज्ञान होता है कि वो कितनी एफिशिएंट है, कितनी उसमें योग्यता है कि वह अपने नागरिकों की जो आवश्यकताओं को पूरा करने में कितनी जो है उसमें क्षमता मौजूद है। तीसरा है विभेदीकरण। विभेदीकरण का अर्थ है समाज तथा राज्य के विभिन्न अंगों, पदों एवं विभागों का सुस्पष्ट होना तथा उनके कार्य निश्चित करना। दूसरा अर्थ यह भी लगाया जाता है कि व्यवस्था के विभिन्न राजनीतिक कार्यों की सुस्पष्टता लाना, और तीसरा विभिन्न अंगों की जटिल प्रक्रियाओं का एकीकरण करना जिससे कि व्यवस्था का विघटन नहीं हो। तो इस प्रकार लुसियन पाई ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, राजनीतिक विकास की परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें एक साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बिठाना है। ठीक है, तो इस तरह से लुसियन पाई ने समानता, क्षमता और विभेदीकरण के आधार पर राजनीतिक विकास के लक्षण और परिभाषाएं बताई हैं। अब हम ये देखते हैं कि राजनीतिक विकास की विशेषताएं क्या है ना? डोड के मतानुसार राजनीतिक विकास की 4 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। समानता के प्रति ऐसी भावना जिससे नागरिक जो है राजनीति में भाग लेने और सरकारी पदों के लिए प्रतियोगिता करने के समान अवसरों की अनुमति रहे। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था में नीतियों का निर्धारण और उनको क्रियान्वित करने की क्षमता हो, और तीसरा, राजनीतिक कार्यों का ऐसा विभेदीकरण और विशेषीकरण हो जो उनकी समग्र एकता की कीमत पर न हो। चौथा, राजनीतिक प्रक्रियाओं का इस तरह लौकिकीकरण हो जिससे राजनीतिक धार्मिक उद्देश्यों और प्रभावों से पृथक रह सके, है ना? तो ये 4 उन्होंने विशेषताएं बताई हैं। आमंड पावेल ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताओं को प्रमुख माना है। पहला, भूमिका, है ना? भूमिका का विभेदीकरण। पूर्व सोवियत संघ में संरचनाओं में विभेदीकरण पाया जाता था, किंतु भूमिका का विभिन्नीकरण नहीं पाया जाता था, है ना? संरचनाओं का विभिन्नीकरण था किंतु भूमिका का विभेदीकरण नहीं था। इस कारण आमंड और पावेल ने पाई से एक कदम आगे जाकर राजनीतिक विकास के लिए संरचनात्मक विभेदीकरण आवश्यक मानते हैं जो यथार्थ में भूमिकाओं का विभेदीकरण भी हो। जैसे कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका ही भूमिका का निष्पादन करे, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका की भूमिका का निष्पादन नहीं करे। तो इस प्रकार जो है इस भूमिका का विभेदीकरण माना जाएगा, है ना? पाई ने जिसे राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता कहते हैं
आमंड पावेल ने उसे उपव्यवस्था की स्वायत्ता कहते हैं, यानी कि दूसरी विशेषता आमंड पावेल ने बताई है उपव्यवस्था की स्वायत्ता। इनका मत है कि भूमि का विभेदीकरण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्थाओं को स्वायत्ता प्राप्त नहीं हो। उपव्यवस्था की स्वायत्ता शक्ति के एक स्थान पर केंद्रण के स्थान पर विकेंद्रीकरण का संकेत है। उपव्यवस्था स्वायत्त वाली राजनीतिक व्यवस्था में सारी मांगें सीधे एक केंद्र पर स्थित सरकार के पास नहीं आती हैं। अन्य संरचनाओं और उपसंरचनाओं को स्वायत्ता प्राप्त होने के कारण उनके निर्णयों में रूपांतरण की व्यवस्था अनेक स्तरों पर हो जाती है। और तीसरी उन्होंने जो विशेषता बताई है वो है लौकिकीकरण, है ना। लौकिकीकरण का संबंध सही रूप में संस्कृति से ही है। परंपरागतता से दूर हटने और धर्मनिरपेक्षता की तरफ समाज तभी बढ़ सकते हैं जबकि व्यक्तियों में समानता आए, जिसकी बात पाई ने राजनीतिक विकास की विशेषता के रूप में की है। किसी समाज में लौकिकीकरण का संबंध लोगों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन आने से है। अभिवृत्तात्मक परिवर्तन समानता के साथ ही चलता है, यानी कि जब लोगों के विचारों में, मूल्यों में जब भी परिवर्तन आएगा जब उनमें समानता के अधिकार को जो है प्रेरित किया जाए, समानता प्राप्त हो, है ना। तो इस तरह से जो आमंड पावेल ने इन 3 बिंदुओं के आधार पर राजनीतिक विकास की विशेषताओं को स्पष्ट किया है। आज हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।